बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रिंग ऑफ चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक रिंग ऑफ चार्ज की वजह से। तो हम कंसिडर करते हैं लाइक ये हमारे पास रिंग यानी जो आप नॉर्मली अपने उंगली में पहनते हैं उस शेप की आपके पास एक शेप है, सर्कुलर शेप है। ये आपके पास एक सर्कुलर रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है आपको नज़र आ रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर है, ये एक्स वाई प्लेन में मौजूद है और ये परपेंडिकुलर इसके जेड एक्सिस है। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव रिंग ऑफ चार्ज मौजूद है जिसका सेंटर ओ है और जिसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक होगी बात। यहाँ पर हमें कहा जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करें इस पॉइंट के ऊपर। ये जो P पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, ड्यू टू दिस रिंग ऑफ चार्ज एट अ डिस्टेंस Z, इस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एवेल्युएट करना है। तो बच्चों आपको याद होगा पिछले टॉपिक में हमने ये कहा था कि अगर हमें एक इनफाइनाइट लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना हो तो हम वहाँ पर स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं, कहा था हमने, एंड देन फिर उसको हमने इंटीग्रेट किया था। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। यहाँ पर हमने ये एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया ds, ये एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन दिस रिंग हमने लिया, ये रिंग का स्मॉल लेंथ एलिमेंट ds लिया और इसके ऊपर जो चार्ज है उसको हम कह देते हैं वो हमारे पास चार्ज dq है। लेंथ एलिमेंट है ds और चार्ज इसके ऊपर क्या है dq। और ये हमारे पास ऑब्वियस है सेंटर से फासला इस ds का फ्रॉम द सेंटर फासला वही होगा जो रेडियस r के इक्वल है। और ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें कहा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने, वहाँ से जब हमने इन दो पॉइंट्स को मिलाया तो जो डिस्टेंस बन गया वो r बन गया। और ये हमारे पास एंगल विद एंगल z एक्सिस जो बन रहा है, ये जो लाइन बना रही है उसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। तो नेक्स्ट ये सिचुएशन कंसिडर करने के बाद नेक्स्ट हमने कंसेप्ट उसी यूज़ करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी का। As a charge is distributed uniformly over it, so it has a constant linear charge density. Linear charge density इसकी constant होगी और linear charge density आपके पास क्या होती है, चार्ज पर यूनिट जो लेंथ होती है, ये चार्ज पर यूनिट जो सरफेस होती है। linear charge density चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये जो हमने लेंथ एलिमेंट लिया तो इसको हमने ds का नाम दिया। तो linear charge density mu is given by dq over ds। तो इस पॉइंट के ऊपर जो चार्ज dq हमने लिया था वो dq इक्वल टू आ गया mu इंटू ds। ये हमारे पास इस चार्ज की मैग्नीट्यूड आ गई जो इस पॉइंट के ऊपर मौजूद होगी। नेक्स्ट अब देखें, हमने कहा कि हमने इस पॉइंट के ऊपर बेसिकली इस ds की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया। आपको पता है टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव और वो टेस्ट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये चार्ज इस लाइन के अलोंग जो है उसको रिपेल करेगा, अलोंग दिस लाइन ये उसको रिपेल करेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय DE। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट ऑन द टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज DE। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ DE? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। तो DE इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हमारे पास है dq ओवर R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू ds ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ चुकी है। नाउ इस R को मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। R को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, ये बन रहा है परपेंडिकुलर R, ये हमारे पास बेस बन रही है जो Z है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज बन रहा है R। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा Z का स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो इस R स्क्वायर में वो चीज़ रिप्लेस कर देते हैं, यानी नेक्स्ट जो हमारे पास वो आ जाएगा DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू ds ओवर Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इस R स्क्वायर की जगह जो डिनोमिनेटर में मौजूद था उसकी जगह हमने वहाँ पर पुट कर दिया Z स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नेक्स्ट अब ये देखें, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर हम इसी लाइन को एक्सटेंड करें, जो Z वाली लाइन को एक्सटेंड करें तो ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट ये एंगल DE है, इतना एंगल बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। नाउ इट्स टाइम टू रिजॉल्व DE इनटू इट्स कंपोनेंट्स।
तो हमने हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन दिस एक्सिस, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमारे पास बना डी ई कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला हमारा कंपोनेंट बना डी ई साइन थीटा। डी को जब कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा बन गए। नाउ ये इस लेंथ एलिमेंट की वजह से दो कंपोनेंट बने, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। ये तो है रिंग, हाफ ऑफ द रिंग अगर मैं कंसिडर कर लूँ, इस रिंग की वजह से, यानी ये जो हाफ ऑफ द रिंग हमें नजर आ रहा है, इस हाफ ऑफ द रिंग की वजह से यहाँ पर जो कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा वो अपवर्ड, और साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा वो इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर लेंथ एलिमेंट ले लेता तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता, क्योंकि देखें ना, जब यहाँ पर मौजूद होता और यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते तो वो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करता। तो यहाँ से ये डी बनता, और जब ये डी बनता और उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते तो फिर क्या होता, डी कॉस थीटा उसी तरह अपवर्ड आ रहा होता, लेकिन डी साइन थीटा किस तरफ आता, वो इस डायरेक्शन में आता। यानी यहाँ से हम देखें तो डी साइन थीटा ड्यू टू दिस साइड वो इस डायरेक्शन में है, और इस साइड की वजह से डी साइन थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। हाफ ऑफ द रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी साइन थीटा इस तरफ, हाफ की वजह से इस तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन डी कॉस थीटा जो है वो दोनों किस तरफ है, अपवर्ड है, इसका भी अपवर्ड और इस हाफ ऑफ द रिंग का भी डी कॉस थीटा क्या होगा, अपवर्ड। तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ डी आर डी इज एट डी कॉस थीटा डी वाई डी साइन थीटा। इफ यू कंसिडर द आइडेंटिकल चार्ज एलिमेंट लोकेटेड ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ द रिंग, वही जो बात मैंने कही, यहाँ पर अगर अपोजिट एंड ऑफ द रिंग पे ऊपर होता तो डी साइन थीटा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते, और हमारे पास मेनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो बेसिकली डी जेड कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाते और फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देते। इसीलिए हम कहते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है एट दैट पॉइंट बिकॉज ऑफ द रिंग, दैट इज ड्यू टू जेड कंपोनेंट। किस वजह से मिल रही है, जेड कंपोनेंट की वजह से। तो यहाँ पर जो जेड कंपोनेंट है जो बेसिकली डी कॉस थीटा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी जेड इक्वल टू डी कॉस थीटा। तो डी जेड को इंटीग्रेट करते हैं, हमें ये तो क्लियर हो गया ना अब क्या हमारा जो डी वाई कंपोनेंट है वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, सिर्फ डी जेड कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इंटीग्रेटिंग डी जेड की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए। डी जेड किसकी इक्वल है, डी कॉस थीटा। डी की वैल्यू ये हमारे पास है, डी की वैल्यू ये हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू डी एस और जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो हमने यहाँ पर पुट की, यानी डी की जगह हमने ये वैल्यू पुट की इनटू कॉस थीटा एज इट इज आ गया। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटेबल नहीं है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर बच गया म्यू डी एस और जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। नाउ ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही थी, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस थी और ये हाइपोटेन्यूज था। इस ट्राइंगल से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कॉस थीटा को, तो आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो नेक्स्ट है, बेस हमारे पास क्या है, z और हाइपोटेन्यूज है r। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है z और हाइपोटेन्यूज है r। तो कॉस थीटा जो हमारे पास आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू z ओवर r, यहाँ पर हमारे पास आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई जो हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू डी एस और जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस कॉस थीटा की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पर नेक्स्ट कॉस थीटा की हम जगह हमने पुट कर दिया z ओवर r। तो e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू डी एस ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू जेड ओवर r। ये हमारे पास रिलेशन यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो ये है कि ये हमारे पास जो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अभी हमने कहा था पैथागोरस थ्योरम से हमने इसको फाइंड आउट किया था। जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बेसिकली बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। तो ये जो बेस में फैक्टर है इसको हम आर स्क्वायर बना देते हैं ताकि ये आर स्क्वायर से आर मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब बन जाएगा। दूसरी चीज़, ये म्यू इंटीग्रेटेबल नहीं है, इसको हमने बाहर ले लिया। z एक कांस्टेंट डिस्टेंस था जहाँ जो कि सेंटर से था, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, ये भी हमने बाहर ले लिया।
तो म्यू जेड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसकी जगह आर स्क्वायर आया तो आर से मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब बन गया। नाउ आर क्यूब भी जो है वो कांस्टेंट है। आर की अगर हम बात करें तो ये है आर आपके पास, आर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आर है जो कि इस पॉइंट से उस पी पॉइंट तक का फासला, ये भी तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो इसलिए ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। आर क्यूब को भी हमने बाहर ले लिया, तो म्यू जेड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब, और ये बन गया ds। अब ds शो कर रहा है टोटल लेंथ को, ds स्मॉल लेंथ एलिमेंट था तो इंटीग्रेशन ऑफ ds शो कर रही है टोटल लेंथ को। अब टोटल लेंथ क्या होगी, ये कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट सर्कल है, और कंप्लीट सर्कल की जो टोटल लेंथ होती है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होती है। तो ds की इंटीग्रेशन से हमें मिल गया 2 पाई r सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो म्यू जेड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू 2 पाई r, ई की वैल्यू आ चुकी। इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पाई r म्यू इंटू जेड, 2 पाई r म्यू इंटू जेड, ये ऊपर वाली वैल्यू, ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम r क्यूब की बात करें, अब देखें ये है r स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो यहाँ से दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो r किसकी इक्वल आ जाएगा, अगर यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके r इक्वल टू आ जाएगा r इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब r की जगह आएगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट या पावर 1/2, ऑलरेडी पावर कितनी है 3, और स्क्वायर रूट की पावर कितनी होगी 1/2, तो टोटल पावर कितनी बन जाएगी 3/2। 2 पाई r म्यू जेड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 आ गई। नाउ ये जो हमारे पास 2 पाई r क्यू है, ये जो हमारे पास 2 पाई r, ये जो हमारे पास है 2 पाई r म्यू, इसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि म्यू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज ओवर लेंथ, तो रेशियो ऑफ टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ भी तो ये हो सकती है ना, कांस्टेंट वैल्यू है। तो म्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज है क्यू, और यहाँ से आपके पास टोटल लेंथ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r, तो ये दूसरी साइड पर चला गया, तो 2 पाई r म्यू इक्वल टू आ गया टोटल चार्ज के। तो ये जो 2 पाई r म्यू है इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया q, यहाँ पर आ गया z, तो E इज इक्वल टू क्यू जेड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ चुकी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास रिलेशन आ चुका है ड्यू टू दी आपके पास रिंग ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हम कहते हैं व्हेन द पॉइंट P इज फार अवे फ्रॉम द रिंग, यानी पॉइंट P को आप इतना दूर ले जाते हैं कि Z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, Z बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा कि अब वो आपके पास रिंग जो है ना वो आपको एक सिंगल चार्ज की फॉर्म में नज़र आ रही है। अगर आप उस Z को, यानी वो पॉइंट Z की अगर हम देखें तो Z बेसिकली ये पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा दूर ले जाते हैं तो इतना दूर कि वहाँ से सिर्फ हमें ये सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट चार्ज की फॉर्म में नज़र आ रहा होगा, तो उस वक्त जो ये अगर पॉइंट चार्ज है तो फिर R यानी रेडियस को हम निगलेक्ट कर देंगे, और जब हम रेडियस को निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर R 0 कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा E इज इक्वल टू क्यू जेड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर पावर 3/2, यानी ये रिलेशन बन गया। R निगलेक्ट हो गया तो E इज इक्वल टू क्यू जेड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके यहाँ पर बच गया क्यू जेड ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड क्यूब, एक जेड से जेड कैंसिल होके E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over z square. This is the expression for electric field intensity when the field point is far away from the ring. Thus the ring act like a point charge when the field is at this distance. तो अगर field इस distance के ऊपर होगा तो point charge के तौर पे act करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये जो फार्मूला है E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q over r square जैसा फार्मूला आ गया। तो ये हमारे पास टॉपिक था पहला आज का, that is due to infinite ring of charge। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज है। रिंग और डिस्क दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए हम दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है एक सॉलिड डिस्क है, कुछ इस तरह की हमारे पास एक फुल्ली रिजिड, यानी ये आपस में क्या है फुल्ली सॉलिड है, अंदर से ये फुल्ली सॉलिड डिस्क है। हमने इसकी वजह से
ये एक डिस्क आपके पास पड़ी हुई है जिसका रेडियस जो है वो r है। इस डिस्क की वजह से हमें कहा गया है इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है और सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या बन गया, z बन गया। नाउ यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो डिस्क है ये बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बनी हुई है। डिस्क किससे मिलकर बनी हुई है? बहुत सारी रिंग से। सेंटर पे एक रिंग, उसके ऊपर एक रिंग, उसके ऊपर एक रिंग, उसके ऊपर एक रिंग, बहुत सारी रिंग्स जो हैं वो फुल्ली सॉलिड होके ये डिस्क बना रही हैं। तो हमने क्या किया, उन बहुत सारी रिंग्स में से ये आपको नजर आ रही होगी एक रिंग चूज की जिसकी जो हमारे पास जो सेंटर से फासला है वो W है या ओमेगा कह लें और विड्थ जो है वो इसकी DW है। तो इस रिंग की वजह से इन बहुत सारी रिंग्स में से हमने एक रिंग चूज की जिसका रेडियस है W और जिसकी विड्थ है DW। इस रिंग की वजह से जो पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे और ये रिंग और पॉइंट P के दरमियान फासला जो है वो कितना है, R है। होगी बात। नेक्स्ट चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने बहुत सारी ये रिंग्स थी, डिस्क बेसिकली हम कहते हैं, अज्यूम किया बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बनी हुई है जो कि रिंग जिनका रेडियस जो है वो सेंटर से बाहर जाते जाएं तो वो बढ़ता जा रहा है। तो एक रिंग चूज की जिसका जो रेडियस है वो W, जिसकी विड्थ DW है और वो पॉइंट P से R डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है और हमने इस रिंग की वजह से DW रिंग की वजह से हमने पहले P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। तो कंसेप्ट यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का। यहाँ पर पहले हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे थे, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू DQ ओवर D चार्ज पर यूनिट एरिया, DQ ओवर DA चार्ज पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, D इज द एरिया ऑफ द लेंथ एलिमेंट। वो जो हमने रिंग ली, जी उस रिंग के एरिया को शो कर रहा है, जो एरिया है रिंग है इसके एरिया को शो कर रहा है। इसके अगर हम एरिया को फाइंड आउट करें तो रिंग का एरिया हम कह सकते हैं ये हो सकता है लेंथ इनटू विड्थ। रिंग का जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या हो सकता है, लेंथ इनटू विड्थ। एरिया ऑफ द रिंग इज लेंथ इनटू विड्थ। तो ये हमारे पास इस रिंग की लेंथ कितनी होगी, इस रिंग की लेंथ जो होगी ये सर्कुलर फॉर्म में है तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगी और सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई r। तो इसकी जो लेंथ आ गई वो 2 पाई r यानी 2 पाई w आ गई और विड्थ कितनी है, dw आ गई। तो यहाँ से एरिया बन गया लेंथ इंटू विड्थ 2 पाई w इंटू dw, ये एरिया ऑफ दी हमारे पास रिंग आ गया। नेक्स्ट इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास था सिग्मा DQ ओवर DA। DQ फिर किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा इंटू DA के इक्वल आ गया। DQ इज इक्वल टू सिग्मा DA। DA की वैल्यू पुट की, DQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई W इंटू DW। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ चुकी ड्यू टू दैट रिंग। अब अभी हमने टॉपिक पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज वो किसके मुताबिक होगा, E इज इक्वल टू QZ ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। वहां पर रेडियस था ना, यहाँ पर रेडियस की जगह W आ गया। अगर हम देखें ना इसको, ये जो हमने रिलेशन निकाला था हम इसकी बात कर रहे हैं, E इज इक्वल टू QZ ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर और यहाँ पर रेडियस की जगह वहां पर हमने क्या पुट कर दिया, W पुट कर दिया। तो QZ ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर की पावर 3/2। अब रिंग का स्मॉल लेंथ एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड DE होगा, चार्ज की जगह आ गया DQ, Z वही डिस्टेंस है सेंटर से उस पॉइंट P का जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर होल पावर 3/2। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, DQ की ये वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो पुट कर दी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ DQ वी गेट DE इज इक्वल टू Z सिग्मा 2 पाई W DW ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारे पास इसका रिलेशन आ चुका है। फिर हमने क्या किया, वो वैल्यूज जो इंटीग्रेटेबल नहीं है उनको हम अलहदा कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर पाई से इस पाई को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब Z कांस्टेंट है, इंटीग्रेटेबल नहीं है, सिग्मा कांस्टेंट है, इंटीग्रेटेबल नहीं है, 4 कांस्टेंट इंटीग्रेटेबल नहीं, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट तो ये हमने इंटीग्रेटेबल नहीं है, उनको हमने सेपरेट कर लिया। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2W DW ओवर Z स्क्वायर प्लस W स्क्वायर होल पावर 3/2। हमने 2 को भी इंटीग्रेटेबल नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा, उसकी एक रीज़न है, हमें अभी जाके पता चलेगी। फिर हमारे पास क्या हुआ, Z सिग्मा और 4 एप्सिलॉन नॉट
जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होल पावर 3/2, ये ऊपर चला गया तो पावर माइनस हो गई, माइनस 3/2 2w dw। नाउ ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हैं। तो E इज इक्वल टू सिग्मा, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ W0 टू WR। अब 0 टू R क्यों है, क्योंकि मैंने कहा था ये बहुत सारी रिंग्स हैं यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद हैं। दीज आर नंबर ऑफ रिंग्स, और हर रिंग का जो हमारे पास ये नंबर ऑफ रिंग्स हैं, हमारे पास ये नंबर ऑफ रिंग्स जैसे हैं, और सेंट्रल जो रिंग होगी उसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। ऊपर जाते जाते रेडियस बढ़ता जाएगा, यानी एक से दूसरी रिंग में जाएंगे रेडियस बढ़ेगा, दूसरी से तीसरी रेडियस बढ़ेगा, और जब आप फुल्ली लास्ट रिंग कर पहुंचेंगे तो उसका रेडियस क्या हो चुका होगा, मैक्सिमम हो चुका होगा, यानी R के इक्वल हो चुका होगा। इसलिए हम लास्ट पहली रिंग का रेडियस 0, दूसरी लास्ट वाली रिंग का रेडियस R, इसलिए इंटीग्रेशन ये यूज कर रहे हैं। फिर D की वो वैल्यू पुट की जो हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है, ये चीज़ें इंटीग्रेटेबल नहीं थी, Z सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट ये एज इट इज आ गई। ब्रैकेट में आया जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर पावर माइनस 3/2 2w dw। अब इनर क्वांटिटी में w इंटीग्रेटेबल है, और w की आप इंटीग्रेशन करें तो वो क्या आ जाती है, वो आपके पास आ जाती है यही 2w इंटू dw। सॉरी, डिफ्रेंशिएशन करें तो w डिफ्रेंशिएट, अगर डिफ्रेंशिएटेबल है क्योंकि ये वेरिएबल क्वांटिटी है, ये 0 से r तक वेरिएबल हो रही है। अगर w को आप डिफ्रेंशिएट करें तो उसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाती है 2w इंटू dw। अब मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में एक फैक्टर मौजूद है और साथ उसकी इंटीग्रेशन मौजूद है, तो फिर हम वहाँ पर पावर रूल यूज़ करते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं। तो जब हमने इंटीग्रेशन को ओपन किया तो z सिग्मा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होल पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड भी कर दिया, माइनस 3/2 प्लस 1 ओवर माइनस 3/2 प्लस 1, और लिमिट है 0 टू r। ये पावर सिंप्लीफाई होके आ गई -1/2, नीचे भी आ गया -1/2, ये माइनस चला गया बाहर आपके पास -1/2, ये आपके पास ये होगा बेसिकली माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और ये 2 टाइम्स 4, ये आपके पास 2 यहाँ पर बच जाएगा, तो माइनस जेड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ये नीचे चला गया 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 0 टू r, ये लिमिट आ गई, माइनस जेड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w की जगह पहले आएगा 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस 0, ये 0 आएगी लोअर लिमिट होल स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर बच जाएगा E इज इक्वल टू माइनस जेड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर z बच गया। नेक्स्ट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, E इज इक्वल टू जेड सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर z माइनस 1 ओवर जेड स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। फाइनली इस z को भी हमने क्या किया, ये जो हमारे पास z मौजूद है इसको भी हमने बाहर जो z मौजूद है उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, जब z को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया यहाँ बच गया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, एक z से z कैंसिल होके 1 माइनस z ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आ गया। इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन z, यानी r जो हो वो z की निस्बत बहुत ज़्यादा हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि z सपोज कर लेते हैं, यानी वो जो पॉइंट हमने p z डिस्टेंस के ऊपर कंसिडर किया वो डिस्क के सेंटर के ऊपर ही मौजूद हो। जब डिस्क के सेंटर के ऊपर होगा तो z कितना होगा 0, जब यहाँ पर हम z0 पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर हो जाएगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इट मीन्स Z इज इक्वल टू 0, द डिस्क ऑफ चार्ज बिहेव लाइक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये किसके तौर पे बिहेव करेगी, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के तौर पे बिहेव करेगी। ये थे बेटा हमारे आज के 2 टॉपिक, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को अच्छे से आपने पढ़ना है, समझना है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आपने उसको डिस्कस करना है। अल्लाह हाफिज़।